नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य न्यूज़। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। सुप्रीम कोर्ट ने टीवी समाचार चैनलों को अनुशासन की सलाह दी है। कोर्ट ने कहा है कि टीवी समाचार चैनलों के खुद में बेहतर अनुशासन लाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने टीवी चैनलों से खुद में अनुशासन सुनिश्चित करने के लिए मजबूत सेल्फ रेगुलेशन को लागू करने की बात कही है। कोर्ट ने न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन और न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स फेडरेशन से गलत तरीके से काम करने वाले चैनलों से निपटने के लिए तंत्र को मजबूत करने के तरीके सुझाने को कहा है। हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि कोर्ट ने एनबीए और एनबीएफ को अपने दिशा निर्देश प्रस्तुत करने के लिए 4 सप्ताह का समय दिया है। इस अवधि के बाद मामले की दोबारा सुनवाई होगी। कांग्रेस ने महिला आरक्षण विधेयक को मोदी सरकार का सबसे बड़ा जुमला करार दिया है। इसने कहा है यह देश की करोड़ों महिलाओं और लड़कियों की उम्मीदों के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात है। इसने कहा यह विधेयक आज सिर्फ हेडलाइन बनाने के लिए है, जबकि इसका कार्यान्वयन बहुत बाद में हो सकता है। ये कुछ और नहीं बल्कि ईवीएम यानी इवेंट मैनेजमेंट है। कांग्रेस ने कहा है कि विधेयक में यह भी कहा गया है कि आरक्षण अगली जनगणना के प्रकाशन और उसके बाद परिसीमन प्रक्रिया के बाद प्रभावी होगा। कांग्रेस ने पूछा कि क्या 2024 चुनाव से पहले जनगणना और परिसीमन हो जाएगा। पार्टी ने कहा कि प्रधानमंत्री जी, आपसे और क्या उम्मीद की जा सकती है। ये बड़ा धोखा लाखों भारतीय महिलाओं और लड़कियों की उम्मीदों को चकनाचूर कर देता है। महिला आरक्षण विधेयक अधर में है, अगली जनगणना से जुड़ा हुआ है और महत्वपूर्ण परिसीमन प्रक्रिया अगली जनगणना पर निर्भर है। मोदी सरकार ने अभी तक 2021 की जनगणना नहीं कराई है। आखिरकार ये महत्वपूर्ण जनगणना कब होगी? कांग्रेस ने कहा है ये विधेयक सुर्खियां बटोरने के लिए है। इसने कहा खोखले वादों के मास्टर का एक और जुमला। कांग्रेस ने महिला आरक्षण बिल की क्रोनोलॉजी समझाई है। इसने कहा है ये बिल आज पेश जरूर हुआ, लेकिन हमारे देश की महिलाओं को इसका फायदा जल्द मिलते नहीं दिखता है। ऐसा क्यों? पार्टी ने कहा क्योंकि ये बिल जनगणना के बाद ही लागू होगा। आपको बता दें कि 2021 में ही जनगणना होनी थी, जो कि आज तक नहीं हो पाई। आगे ये जनगणना कब होगी इसकी भी कोई जानकारी नहीं है। खबरों में कहीं 2027 तो 2028 की बात कही गई है। इस जनगणना के बाद ही परिसीमन या निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण होगा, तब जाकर महिला आरक्षण बिल लागू होगा। पार्टी ने कहा कि मतलब पीएम मोदी ने चुनाव से पहले एक और जुमला फेंका है और ये जुमला अब तक का सबसे बड़ा जुमला है। पार्टी की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा महिला आरक्षण को लेकर मोदी जी की नीति और नीयत दोनों में खोट है। मोदी सरकार के महिला आरक्षण बिल में साफ लिखा है कि महिला आरक्षण जनगणना और परिसीमन के बाद ही हो सकता है। मतलब 2029 से पहले महिला आरक्षण संभव नहीं है। कपिल सिब्बल ने महिला आरक्षण बिल पर एएनआई से कहा कि वो 2024 में राजनीतिक फायदा चाहते हैं और महिलाओं को बताना चाहते हैं कि उन्होंने इतना ऐतिहासिक काम किया, उन्हें ये 2014 में करना चाहिए था। इसके बारे में इतना ऐतिहासिक क्या है? महिला आरक्षण बिल लागू होने से पहले जनगणना और परिसीमन होगा। अगर जनगणना और परिसीमन नहीं हुआ तो क्या होगा? वे महिलाओं को सिर्फ सपने दिखा रहे हैं और उन्हें 2029 में आरक्षण मिलेगा। वो राजनीति के अलावा कुछ सोच नहीं सकते हैं। कांग्रेस सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि जो विधेयक पेश किया गया है यह दुर्भाग्य से महिला आंदोलन और नीति निर्माण और विधायी मामलों में अधिक प्रतिनिधित्व के लिए उनके संघर्ष के साथ विश्वासघात है। विधेयक का खंड 334A कहता है कि संवैधानिक संशोधन विधेयक के पारित होने और उसके बाद होने वाले परिसीमन के बाद पहली जनगणना के बाद आरक्षण लागू होगा। इसलिए अनिवार्य रूप से इसका मतलब यह है कि किसी भी परिस्थिति में यह आरक्षण 2029 से पहले लागू नहीं होगा। खालिस्तानी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के मामले में भारत और कनाडा के राजनयिक संकट के बीच ब्रिटेन ने कहा है कि वो नई दिल्ली के साथ अपनी व्यापार वार्ता जारी रखेगा। इससे पहले ब्रिटिश सरकार के एक प्रवक्ता ने जस्टिन ट्रूडो के आरोपों को गंभीर बताते हुए कहा था कि हम कनाडा के साथ करीबी संपर्क बनाए हुए हैं। हालांकि ब्रिटेन ने यह भी कहा है कि कनाडा की सरकार फिलहाल निज्जर की हत्या के मामले की जांच कर रही है, इसलिए इस मामले पर और कोई टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। महिला आरक्षण विधेयक आखिरकार मंगलवार को लोकसभा में पेश कर दिया गया। इसमें लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 सीटों का प्रावधान किया गया है। आरक्षित सीटों में SC/ST महिलाओं के लिए भी आरक्षण का प्रावधान है। लोकतंत्र में हंगामे के बीच केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने नए संसद भवन में सदन की कार्रवाई के पहले दिन संविधान विधेयक 2023 पेश किया। इस विधेयक के पेश होने के बाद लोकसभा को आज के लिए स्थगित कर दिया गया। विधेयक पेश किए जाने से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने महिलाओं के नेतृत्व में विकास को लेकर भाषण दिया। उन्होंने महिला आरक्षण विधेयक के इतिहास और विभिन्न सरकारों द्वारा इसे पेश करने और पारित करने के पिछले प्रयासों के बारे में भी बात की।
इस विधेयक में महिलाओं के लिए लोकसभा और राज्य विधानसभा में 15 साल के लिए 1/3 सीटें आरक्षित करने का प्रावधान है। आरक्षण भी परिसीमन प्रक्रिया और अगली जनगणना के बाद ही दिया जा सकेगा। लोकसभा में महिलाओं को आरक्षण देने वाला नारी शक्ति वंदन अधिनियम के लिए संविधान संशोधन का प्रस्ताव पेश किया गया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा, महिला आरक्षण को लेकर संसद में पहले भी कुछ प्रयास हुए हैं। 1996 में इससे बढ़ जुड़ा बिल पहली बार पेश हुआ था। अटल जी के कार्यकाल में कई बार महिला आरक्षण का बिल पेश किया गया, लेकिन उसे पारित कराने के लिए आंकड़े नहीं जुटा पाए और सपना अधूरा रह गया। महिलाओं को अधिकार देने के लिए ऐसे कई पवित्र काम के लिए ईश्वर ने मुझे चुना है। उन्होंने कहा, एक बार फिर हमारी सरकार ने इस दिशा में कदम बढ़ाया। कल ही कैबिनेट में महिला आरक्षण विधेयक को मंजूरी दी गई। आज 19 सितंबर की ये तारीख इसीलिए इतिहास में अमरत्व को प्राप्त करने जा रही है। व्हाइट हाउस ने कहा है कि जून में ब्रिटिश कोलंबिया में एक खालिस्तानी की हत्या में भारतीय सरकारी एजेंटों के शामिल होने के कनाडाई पीएम के आरोपों पर यूएसए बहुत ज्यादा चिंतित है। व्हाइट हाउस के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रवक्ता एंड्रियन वॉटसन ने एक बयान में कहा, हम प्रधानमंत्री ट्रूडो द्वारा संदर्भित आरोपों के बारे में बहुत ज्यादा चिंतित हैं। उन्होंने कहा, हम अपने कनाडाई भागीदारों के साथ लगातार संपर्क में हैं। ये ज्यादा महत्वपूर्ण है कि कनाडा की जांच आगे बढ़े और अपराधियों को कटघरे में लाया जाए। कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के पीछे भारत सरकार का हाथ बताने के बाद दोनों देशों के संबंधों में तनाव हद से ज्यादा बढ़ गया है। पहले कनाडा सरकार ने भारत के राजनयिक पवन कुमार राय को निष्कासित किया और अब भारत ने भी दिल्ली स्थित कनाडाई उच्चायोग से एक सीनियर राजनयिक को निष्कासित करने का फैसला किया है। बता दें, जून में खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप निज्जर की हत्या हो गई थी। प्रधानमंत्री ट्रूडो ने कहा था कि कनाडा की सुरक्षा एजेंसियां भारत सरकार और खालिस्तानी आतंकवादी की हत्या के बीच संबंध की जांच कर रही हैं। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो के बयान को खारिज करते हुए अब भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा है, संबंधित राजनयिक को अगले 5 दिनों के भीतर भारत छोड़ने को कहा गया है। ये फैसला हमारे आंतरिक मामलों में कनाडाई राजनयिकों के हस्तक्षेप और भारत विरोधी गतिविधियों में उनकी भागीदारी पर भारत सरकार की बढ़ती चिंता को दिखाता है। भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि इस तरह के निराधार आरोप खालिस्तानी आतंकवादियों और चरमपंथियों से ध्यान हटाने की कोशिश है, जिन्हें कनाडा में आश्रय दिया गया है और वे भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के लिए खतरा बने हुए हैं। इस मामले पर कनाडाई सरकार की निष्क्रियता लंबे समय से और निरंतर चिंता का विषय बन रही है। बता दें, कनाडा की विदेश मंत्री मेलोनी जोली ने कहा है कि जिस व्यक्ति को निकाला गया है वो देश में भारत की खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ का प्रमुख था। कनाडा के सरे शहर में खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर को टारगेटेड गोलीबारी में 18 जून 2023 को मार गिराया गया। निज्जर को पहले हिंसा और विध्वंसक गतिविधियों के विभिन्न कृत्यों में शामिल होने के कारण भारत सरकार ने वांछित आतंकवादी घोषित किया था। हाल ही में निज्जर का नाम भारत सरकार द्वारा जारी एक सूची में भी शामिल किया गया था, जिसमें 40 अन्य नामित आतंकवादियों के नाम थे। 2022 में एनआईए ने पंजाब के जालंधर में एक हिंदू पुजारी की हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाने के बाद निज्जर पर 10 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था। पुजारी की हत्या की साजिश खालिस्तान टाइगर फोर्स ने रची थी। कनाडा में रहने वाला निज्जर केटीएफ का प्रमुख था। इससे पहले एनआईए ने निज्जर के खिलाफ भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने की साजिश रचने के मामले में चार्जशीट भी दाखिल की थी। कांग्रेस पार्टी ने मंगलवार को कनाडा के मुद्दे पर मोदी सरकार का समर्थन किया। कांग्रेस महासचिव और कम्युनिकेशन इंचार्ज जयराम रमेश ने कहा, देश हित और चिंता हर समय सर्वोपरि है। उन्होंने एक ट्वीट में कहा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का हमेशा मानना रहा है कि आतंकवाद के खिलाफ हमारे देश की लड़ाई से कोई समझौता नहीं होना चाहिए, खासकर जब आतंकवाद भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता के लिए खतरा हो। हमारे देश के हितों और चिंताओं को हर समय सर्वोपरि रखा जाना चाहिए। बता दें, भारत के विपक्षी दल घरेलू मुद्दों पर सरकार के साथ मतभेदों के बावजूद आमतौर पर अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर सरकार का समर्थन करते रहे हैं। आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा है कि साल 2024 के बाद इस देश में चुनाव नहीं होगा और लोगों के कंसेंट से कहा जाएगा कि चुनाव में खर्चा होता है, नहीं कराना चाहिए। दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान मंच से अपनी बात रखते हुए मनोज झा ने कहा, आपको राजनीति से इतर एक लड़ाई लड़नी होगी। शायद 2024 के बाद इस देश में चुनाव नहीं होंगे। कौन से प्रतिनिधित्व की हम बात कर रहे हैं?
मैं आपको गारंटी देकर कहना चाहता हूं कि 2024 के बाद लोगों के कंसेंट से कहा जाएगा कि अब चुनाव नहीं होगा। कहा जाएगा बड़ा खर्चा आता है यार, गरीब देश है, अभी G20 में इतना खर्चा कर दिया, इतने बिलबोर्ड्स लगाने पड़े। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।